Hey, hello everybody. This is Mahi, and today we will be discussing about the education system of India. Here I am discussing the flaws of our conventional Indian education system. The system has hindered growth and abstained people from creative thinking. The system has, more of a curse than a boon to the society. ये जो सिस्टम है ना अपने यहाँ एजुकेशन का, वो एक तरह से अभिशाप बन गया है। एजुकेशन वरदान होती है, बट द सिस्टम हैज़ बीन मोर ऑफ अ कर्स देन अ बून टू द सोसाइटी। ये एक अभिशाप बन गया है वरदान की बजाय। इसके बारे में मैं आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत सारी बातें आपसे करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आज क्या हुआ कि आज मैं शाम को ना खाना लेने जा रहे थे, मैं था, मेरा दोस्त था मार्केट में। तो अचानक से मैंने देखा कि एक एक अंकल थे, वो एक बच्ची को ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे। ठीक है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी, लोग खड़े थे, तो हम लोग भी रुक गए। बाद में पता चला कि वो बच्ची इसलिए पिट रही थी बिकॉज़ उसने होमवर्क नहीं किया था। इस बच्ची ने होमवर्क नहीं किया था 2 दिन से। तो जो ट्यूशन वाला टीचर था उसने शिकायत कर दी कि आपकी बच्ची पढ़ नहीं रही है। तो इस बात पे उसके जो फादर थे उस बच्ची को पीट रहे थे। बच्ची छोटी थी। तो इस मसले पे एक्चुअली मेरे को बात करनी थी। मैं सोच रहा था कभी टाइम आएगा तो बात करूँगा, पर कल जो हरकत मैंने एक देखी, जो मुझे जो मंज़र देखा, उसके बाद मुझे लगा कि टाइम आ गया, इस पे मैं बात करता हूँ थोड़ी-सी। तो चलो आज मैं कुछ बात करूँगा जो मेरे दिल में है, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, एक सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, एक देश है स्विट्ज़रलैंड। ये देश दिख रहा है, स्विट्ज़रलैंड। इसकी जितनी टोटल पॉपुलेशन है ना, इंडिया उतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड में, और हम टॉप 50 में भी नहीं है। भारत की क्या रैंकिंग है पता है आपको? 57th पोजीशन भारत की। आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के बाद से इंडिया ने जीरो नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए, यानी किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। यहाँ तक क्लियर है? वहीं यूएस ने 100 प्लस लोग नोबेल लॉरेट प्रोड्यूस कर दिए हमारी आज़ादी के बाद से ही। एक रिपोर्ट है ASER रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके अनुसार भारत के जो 83, देखो इस रिपोर्ट ने कहा है कि भारत का जो 83% यूथ है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, यानी वो एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल ही नहीं है। और ये जो हम सुंदर पिचई और सत्या नडेला, ये जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के, उनकी जो बात करते हैं ना, आपको बता दूं कि उन्होंने भी बाद में जाके अपनी हायर एजुकेशन बाहर से ही प्राप्त की है। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्यों? इसका भी एक सॉलिड रीज़न है। मैं आपको वो सॉलिड रीज़न बता देता हूँ। देखो, एक्चुअली क्या था कि जब अंग्रेज भारत पर शासन करने आए थे, जब वो शासन कर रहे थे तो उनके सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे उस वक्त पे। पहला चैलेंज क्या था उनके सामने? कम्युनिकेशन विद इंडियंस, यानी भारतीयों से वार्तालाप कैसे करा जाए, आपस में कम्युनिकेट कैसे किया जाए। दूसरा चैलेंज था उनके सामने वर्कर और क्लर्क्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि कंपनी का व्यापार जो था वो बहुत ग्रो कर रहा था। अब जब एरिया बढ़ गया तो लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो फिर एक व्यक्ति थे जो भारत में आए, अंग्रेज़ों की तरफ से ही थे, और उनका नाम था ये व्यक्ति इंडिया में आए। इनका नाम था थॉमस वेलिंगटन मैकॉय। इस नाम के व्यक्ति ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित कर दिया। ठीक है, अब ये जो एक्ट जब इन्होंने लाए मैकॉय ने, तो इससे इनके दोनों मतलब सिद्ध हो गए। दोनों मतलब क्या सिद्ध हो गए? पहला तो ये कि जो इनको आदमी चाहिए थे, कैसे आदमी? जो चुपचाप डेस्क पे बैठा रहे, इस टाइप के आदमी जो चुपचाप डेस्क पे बैठा रहे, ज़्यादा कोई क्रिएटिव ना हो, ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, बस अपना काम करता रहे। और सेकंड क्या था? कम्युनिकेशन। इंग्लिश में इनसे कम्युनिकेशन कैसे करी जाए। तो ये दोनों ही मतलब सिद्ध हो गए इंग्लिश एजुकेशन आने के बाद। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है पूरी दुनिया में। इससे पहले भी ये 3rd नंबर पे आती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया, यानी प्रेस्टीज का क्वेश्चन बन गया है इंडिया में। जबकि रशिया, चाइना, फ्रांस, इस जगह पे इनका कोई खास क्रेज नहीं है इसका इंग्लिश का, वो लोग अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। भारत जैसा पागलपन वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो लोग कहते हैं कि यू हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन पुअर है। मतलब आप एक बात समझिए,
कि 5 साल पुराना कोई iOS सिस्टम है, ठीक है, उसको भी आउटडेटेड माना जाता है हमारे यहाँ, ना हमारे यहाँ क्या, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी देश की कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ऐसे ही हाल में चल रहा है। आज़ादी के टाइम से लगभग 70 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, रटने वाली प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा रट लेगा उसको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। आपने देखा होगा 95% मार्क्स लाते हैं कुछ लड़के संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन उसके बाद भी उनसे संस्कृत नहीं बोली जा रही। इसका क्या मतलब है, जो बेसिक हिस्ट्री है वो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए छोटे शब्दों में, लेकिन यहाँ पर ग्रंथ बना दिए हैं हिस्ट्री के, बड़े बड़े ग्रंथ कि आप इनको रटो। आज की डेट में आपको अगर कुछ पता करना है, देखो जापान और ये कोरिया टाइप के जो कंट्री हैं वो कैसे सोचते हैं कि अगर आपकी आज की डेट में आपको कुछ पता करना है तो आप गूगल करो ना, डायरेक्ट आप कुछ भी पता कर सकते हो गूगल से 1 मिनट में। लेकिन ये हमको यहाँ रातों रात जग जग कर हिस्ट्री याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों लोग इसको रट रट के पागल हो रहे हैं। हमारे देश के हर गवर्नमेंट स्कूल में, देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे देश के सारे गवर्नमेंट स्कूल में पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12 12 साल तक लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, और बिना किसी बुक के पढ़े एक 5 साल की बच्ची इंग्लिश सीख जाती है, इंग्लिश बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट मिल गया, उसको प्रैक्टिकल चीज़ मिल गई। यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में, a+b² मतलब a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल को पता, ना टीचर को पता, ना बच्चे को पता। लेकिन बस पढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस पढ़ाते चले जा रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि हो सकता है इसका a+b² का कोई मतलब हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आप जाके पूछ लो प्रिंसिपल, टीचर या बच्चे किसी से, उनको नहीं पता। बस पढ़ना है, बस इतना पता है। जो किंडरगार्टन होता है ना बच्चों का, छोटे बच्चों का, उसमें जो टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए, वो 1 लाख गुना ज़्यादा अच्छी हैं कॉलेज के रट्टा मार वाले टॉर्चर से। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना, जो छुपा छुपा कर लिखते हैं एग्जाम्स में, उन कि किसी दूसरे को ना दिख जाए मुझे टॉप करना है, आप देखोगे कि जब रियल लाइफ में वो लोग जाते हैं तो वही लोग सबसे ज़्यादा क्रम्बल करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर पाते। मतलब एक चीज़ समझो आप कि भारत में हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ें सिखाई जा रही हैं, सब कुछ सेम, बिना किसी की कैपेबिलिटी को जाने कि इस बंदे में क्या कैपेबिलिटी है। क्रिएटिविटी के नाम पर तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ आप एक लाइन से देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि एक 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 लॉयन हो गया, एक फिश हो गई, एक स्नेक हो गया, एक एलिफेंट हो गया, मान लो ये चारों जानवरों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और चारों से कह दिया गया कि भाई पेड़ पे चढ़ो, आप पेड़ पे चढ़ो इस पे। अब उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है, वो किसी काम के ही नहीं है। अरे यार इतना नहीं सोच पाए। देखो एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये देखो द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल के हिसाब से चीज़ें सिखाई थी, सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दी थी, वरना वो हार जाते, मारे जाते सारे के सारे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस साइड आती है, साइंस ऑप्शन लेते हैं लोग, बड़े गर्व महसूस करते हैं इसको लेने में, जिसमें हम सबसे पीछे हैं। फिर उसके बाद कॉमर्स आती है और कहीं सबसे नीचे जाके तीसरे नंबर पर आता है आर्ट्स। आर्ट्स मतलब आर्ट्स वाले बंदों को तो इतने हल्के में ले लेते हैं जैसे कि ये तो किसी काम के ही नहीं है। हर घर वाले को या तो इंजीनियर चाहिए या डॉक्टर चाहिए। ये क्या है, ये हार्श रियलिटी है कि हर किसी को या तो इंजीनियर चाहिए या क्या चाहिए, डॉक्टर चाहिए। ट्रेनिंग आपकी बचपन से ही शुरू हो जाती है, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब समझाते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। फिर बच्चा क्या करे, आप बताओ। बच्चा क्या करता है फिर कि वो जो उसमें क्रिएटिविटी होती है ना, जो उसकी जो पर्सनल कैपेबिलिटी जो गॉड की तरफ से दी हुई है जो उसमें है, वो उसको अलमारी में बंद कर देता है और पीछे पड़ जाता है रट्टा मार जुगाड़ के, क्या मुझे नंबर लाने हैं और नौकरी लेनी है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर अब नौकरी लेना और नंबर लाना आपका सपना बन गया, अगर ये सपना पूरा हो गया तो आपको मज़ा आ जाएगा, पड़ोसी को नीचा दिखाने में मज़ा आएगा, दूसरों को जलाने में मज़ा आएगा कि मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन मान लो अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति चाहे दूसरा उसकी बुराई करे ना करे, लेकिन वो खुद की नज़र में ही गिर जाता है। यानी वो ये सोचने लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ।
आप जिनको असली में सक्सेसफुल मानते हो, यानी आप एक उदाहरण लो कि जिन लोगों को आप सच में सक्सेसफुल मानते हो, जिनकी जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, ठीक है? मैं गारंटी देता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं कि इस वाले एजुकेशन सिस्टम, जो ये एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, उस वाले एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे वो जो भी हों। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, धीरू भाई अंबानी हैं, या मान लो अक्षय कुमार है, या हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं। ये कौन है? ये इस टाइप के लोग हैं, इनकी जैसी ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं। ये सब लोग हमारे करंट एजुकेशन के ट्रैप में नहीं फंसे, ये सारे लोग नहीं फंसे। इन्होंने क्या करा? इन लोगों ने खुद से सीखा, खुद से सीख के खुद की समझ से एजुकेटेड हुए और फिर आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ से आप कहो कि वो कंपनी के हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू दे और उसमें पास होकर दिखाए, मुझे नहीं लगता वो पास होगा। अरे पास तो छोड़िए, कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे होते हैं कंपनी में जिनके लिए वो सीईओ क्वालिफाई ही नहीं करेगा एजुकेशन वाइज इंटरव्यू के लिए, समझ गए? लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। सीईओ क्या करता है? पूरी कंपनी चला सकता है। तो इस वाले स्किल पे बात क्यों नहीं होती है? ये आपको एक बात बताऊं कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है कि 45% जिंदगी, यानी यूथ की 45% जिंदगी, यानी 25 से 30 साल, तो इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर गुजर जाती है। और वो इसके अंदर गुजार के किस लिए गुजारते हैं? ताकि वो अपने से कम पढ़े लिखे किसी व्यक्ति की कंपनी में जॉब कर सकें, उसके सपनों को पूरा कर सकें, या फिर किसी अनपढ़ मंत्री को सलाम कर सकें। अगर ये एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है, तो एक बात बताओ मुझे, जितने भी स्टार्स हैं या जितने पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चे को बाहर क्यों भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए? इनफैक्ट मेरा पर्सनल थिंकिंग क्या है मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि जो भी पॉलिटिशियन, देखो ये दिख रहे हैं आपको पॉलिटिशियन, मेरा पर्सनल थिंकिंग क्या है कि जो भी पॉलिटिशियन जिस क्षेत्र से जीते, जिस एरिया से जीते, ये कंपलसरी होना चाहिए उनके नॉमिनेशन फॉर्म में कि उनके बच्चे उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। अनिवार्य होना चाहिए ये। इससे देश सुधर जाएगा, इतना मेरे को पता है। ये देख रहे हो, इन स्कूलों में जब वो पढ़ेंगे तभी स्कूल सुधरेंगे, अदरवाइज नहीं सुधरेंगे। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये देख रहे हो इसकी हालत गवर्नमेंट स्कूल की। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 358, देखो आप चेक कर लेना, 358 पोजीशंस के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट, 1.5 लाख ग्रेजुएट, जिनमें 70,000 तो इंजीनियर थे और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, उन लोगों ने अप्लाई किया 358 पोजीशन, वो भी पियोन की पोजीशन। देखो दोस्तों, मैं आईएएस आईपीएस की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है। लेकिन कुछ लोग 5-5 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, समझ रहे हैं आप? ये तो एक पैशन की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो पैशन है। लेकिन कुछ लोग 5-5 6-6 साल तक किसी सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछो कि भाई क्यों इतना टाइम लगा दिया, क्यों क्यों इतना टाइम खराब कर दिया, तो वो एक ही जवाब देते हैं, कहते हैं भाई इसलिए कि जॉब सिक्योर है। जॉब सिक्योर है कहने का मतलब क्या है कि आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में पता है इसलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी स्किल के दम पर कहीं कोई काम करें और हमको वहां से निकलने का डर ना हो। मैं आगे के 10 साल की बात तो नहीं करता, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को देखते हुए मैं सिर्फ अगले 5 साल की ही बात करता हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ कि इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा टेक्नोलॉजीज़ में कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पर हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रिलेवेंट भी होगी कि नहीं आगे के 5 साल में। देखो उस समय पे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेंसी बूट, क्रिप्टो, ये सब पहले जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो हम लोगों को टाइम के हिसाब से एजाइल होना पड़ेगा, लचीला होना पड़ेगा। हमको हमको चीज़ों को सीखने के लिए खुद को ओपन करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में। वरना एजुकेशन सिस्टम का रेस्ट इन पीस तो चल ही रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज भी लोग गुटखा खाकर तो ऑफिस जा ही रहे हैं, समझ रहे हो आप? बस यही मेरे बात दिमाग में थी गाइस। तो कोशिश करो कि आप कुछ नई चीज़ भी सीखो, स्किल सेट डेवलप करो। सिर्फ रटने से तो वही शाम को नौकरी करके गोलगप्पे खा के घर पे चले जाते हैं लोग, वो काम नहीं करते। काम ना करने के लिए सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं।
So I'll come up with some next lectures. I'll see you in the next one. I hope that you found this video informative. Thank you very much.